नमस्कार बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक अभ्यास सागर के तीसरे पाठ अच्छे पड़ोसी के गुण करेंगे, जिसके लेखक गोपाल चतुर्वेदी जी हैं। और यह पाठ उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित है और साथ ही साथ हम कुछ अन्य प्रश्न भी करेंगे। तो आपसे प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ताकि आप उपसर्ग और प्रत्यय के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएं। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, इन शब्दों की रचना पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर हमारे पास कुछ शब्द दिए गए हैं, तो ये देखते हैं ये शब्द किस प्रकार बने हैं। जैसे परि जमा स्थितियों, देखिए ये हमारे पास कुछ शब्द दिए गए हैं और ये शब्दांश दिए गए हैं और ये मूल शब्द दिए गए हैं। जैसे ये हमारे पास मूल शब्द है स्थितियों। स्थितियों के आगे शब्दांश जुड़ जाने से, इसके अर्थ में परिवर्तन आने से एक नया शब्द बनता है परिस्थितियों। तो कहने का अर्थ है परिस्थितियों को यदि हम तोड़ते हैं, शब्द को, परिस्थितियों शब्द को हम तोड़ते हैं और शब्दांश को अलग कर देते हैं और मूल शब्द को अलग कर देते हैं, तो मूल शब्द का जो है अपना एक अलग से अर्थ होता है। और ये जो शब्दांश दिए गए हैं, इनका कोई, यदि इन्हें अकेला लिखा जाए तो इनका कोई भी अपना एक अर्थ नहीं होता है। और शब्दांश को ही हम उपसर्ग भी कहते हैं। तो देखिए बच्चों, उपसर्ग और प्रत्यय जो हमारे होते हैं वे शब्दांश का ही एक हिस्सा है। तो देखिए जैसे परिस्थितियों को तोड़ने पर परि जमा स्थितियों, सद्भाव, सद जमा भाव, अहिंसक, अ जमा हिंसक, सुशोभित, सु जमा शोभित, आदान, आ जमा दान, प्रदान, प्र जमा दान, दुर्भाग्य, दुर जमा भाग्य। तो ध्यान दीजिए, ऊपर दिए गए सभी शब्दों के आरंभ में एक शब्दांश जोड़ा गया है। दोबारा देखिए, ऊपर दिए गए सभी शब्दों के आरंभ में एक शब्दांश जोड़ा गया है, जिसके जुड़ने से शब्द के अर्थ में विशेष परिवर्तन आ गया है। इन शब्दांशों को ही उपसर्ग कहा जाता है। इन शब्दांशों को ही क्या कहा जाता है? उपसर्ग। आगे देखिए, उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर दें, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे प्रदान, प्र जमा दान, यानी दान जो है एक मूल शब्द है, इसके आगे प्र शब्दांश या उपसर्ग लगने से, इसके अर्थ में परिवर्तन आने से एक नया शब्द बना प्रदान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपसर्ग और मूल शब्दों को जोड़कर नया शब्द बनाकर लिखिए। ये हमारे पास कुछ उपसर्ग दिए गए हैं, ये मूल शब्द दिए गए हैं, तो हमें नया शब्द बनाना है। इन दोनों को जोड़कर नया शब्द बनाना है। तो जैसे प्रति जमाकार, तो हमारे पास नया शब्द क्या बनेगा? प्रतिकार। अगला देखिए, अनु जमा मान, तो क्या शब्द, नया शब्द बनेगा? अनुमान। अगला देखिए, अभि जमा नव, तो नया शब्द बन जाएगा अभिनव। अवगुण, तो नया शब्द होगा अवगुण। विद्रोह, विद्रोह। अप जमा यश, अप यश, अपयश। आगे देखिए, उपजमा कार, तो नया शब्द बन जाएगा उपकार। कुजमा मार्ग, तो नया शब्द क्या बन जाएगा? कुमार्ग। दुर्जमा बल, दुर्बल। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो र है ये आधा है, तो ये
ब के ऊपर चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारा नया शब्द? दुर्बल। बे जमा ईमान, बेईमान। तो नया शब्द हमारा क्या बन गया? बेईमान। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्द अलग कीजिए। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें इन शब्दों में से उपसर्ग को अलग करना है और मूल शब्द को अलग करना है। तो इसमें देखिए, ये दान जो है एक मूल शब्द है, तो इसका अर्थ है ये जो आगे इसके लगा है नी, ये क्या है? उपसर्ग है। तो नी जमा दान। निर्भय, ये देखिए आपको अभी पीछे बताया गया था कि ये जो र होता है ये आधा होता है, तो ये नी के साथ र के पैर में हलंत लग जाएगा और ये भय या एक मूल शब्द है जो यहाँ लिखा जाएगा। पराजय, परा एक उपसर्ग है और जय एक मूल शब्द है। परिजन, परि एक उपसर्ग है और जन एक मूल शब्द है। प्रस्थान, प्र एक उपसर्ग है और स्थान एक मूल शब्द है। तो ऐसे इन शब्दों को उपसर्ग और मूल शब्द में, अर्थात इन शब्दों को उपसर्ग और मूल शब्द इसके अलग कर दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, जैसे निदान, नि जमा दान। निर्भय, निर जमा भय। पराजय, परा जमा जय। परिजन, परि जमा जन। प्रस्थान, प्र जमा स्थान। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में उचित उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। अब ये हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके आगे हमने उचित उपसर्ग लगाना है। ये देखिए, ये कॉलम दिया गया है, इसमें से हमें कौन सा उपसर्ग इसके आगे सही होगा या उचित होगा, जिससे कि एक नया शब्द बन पाए। तो आइए देखते हैं। जैसे ये हार शब्द है, अगर हम इसके आगे आ लगा दें, आ उपसर्ग लगा दें, तो हमारे पास शब्द क्या बन जाएगा? नया शब्द आहार। ठीक है बच्चों, अगला देखिए गम। अब गम के आगे हम यदि अगर अध लगाएंगे, अधगम, तो कुछ नया शब्द नहीं बनेगा। अगर हम सु लगाते हैं, सुगम, सुगम, तो ये एक नया शब्द बन जाएगा। सु जमा गम, सुगम। आगे देखिए खिला। खिला के आगे यदि हम उपसर्ग अध लगा दें, तो नया शब्द हमारे पास बन जाएगा अधखिला। अध उपसर्ग जुड़ने से अधखिला। आगे देखिए, मोल शब्द के आगे यदि हम अनमोल, अन लगा दें, अन उपसर्ग लगा दें, तो क्या नया शब्द बनेगा? अनमोल, अनमोल। अब आगे बढ़ते हैं। काल शब्द के आगे हम कौन सा उपसर्ग लगाएं कि एक नया शब्द प्राप्त हो? तो देखते हैं, यदि हम काल के आगे अगर हम प्रतिकाल लगाएं, तो ये देखिए, अगर हम यदि लगाते हैं तो एक नया शब्द हमें प्राप्त होता है अकाल। तो उपसर्ग लगाने से नया शब्द बन जाएगा हमारा अकाल। अब ये देखिए, दिन शब्द के आगे कौन सा उपसर्ग लगाया जाए कि हमें एक नया शब्द प्राप्त हो? तो प्रति, दिन के आगे प्रति उपसर्ग लगाने से हमें प्राप्त होगा नया शब्द प्रतिदिन। प्रतिदिन। तो देखिए बच्चों, यहाँ हर शब्द के लिए एक उचित उपसर्ग हमें दिया गया है, उसी को जोड़कर हमने एक नया शब्द बनाया है। जैसे आ जमा हार, आहार। सु जमा गम, सुगम। अध जमा खिला, अधखिला। अन जमा मोल, अनमोल।
अ जमा काल अकाल, प्रति जमा दिन प्रतिदिन। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, इन शब्दों की रचना पर ध्यान दीजिए। हमारे पास कुछ शब्द हैं, कुछ मूल शब्द हैं और कुछ शब्दांश दिए गए हैं। जैसे सामाजिक, सामाजिक एक शब्द है और इसका मूल शब्द है समाज और इसमें एक प्रत्यय लगाया गया है। अब जो पीछे जुड़ रहे हैं मूल शब्द के, उसे क्या कहेंगे? प्रत्यय। क्या कहेंगे? प्रत्यय। तो सामाजिक एक शब्द को अगर हम अलग अलग करते हैं मूल शब्द और प्रत्यय में, तो क्या बनेगा? समाज जमा इक, सामाजिक। समझदार, समझ जमा दार। मूर्ख, मूर्खता, मूर्ख जमा ता। पड़ोसी, पड़ोस जमा ई। इसमें भी देखिए इन मूल शब्दों का कोई ना कोई अपना एक अर्थ है। जैसे समाज, समझ, मूर्ख, पड़ोस, और इन शब्दों का, शब्दांशों का कोई भी अपना एक अलग अर्थ नहीं है। तो देखिए ऊपर दिए गए शब्दों के अंत में एक शब्दांश जोड़ा गया है, जिसके जुड़ने से शब्द के अर्थ में एक विशेष परिवर्तन आ गया है। इन शब्दांशों को ही प्रत्यय कहा जाता है। आगे देखिए, प्रत्यय वे शब्दांश जो शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। देखिए हमने पीछे पढ़ा था उपसर्ग। उपसर्ग जो हैं वे मूल शब्द के आगे लगते हैं, ठीक है, और जो प्रत्यय हैं वे मूल शब्द के पीछे यानी अंत में लगते हैं। तो उसी से उनके अर्थ में परिवर्तन होता है। जैसे पड़ोसी, पड़ोस पहले है, फिर उसके बाद ई प्रत्यय लगने से उसके अर्थ में क्या परिवर्तन आ गया? पड़ोस के आगे ई लगने से पड़ोसी बन गया। मूर्ख मूल शब्द के आगे पीछे ता प्रत्यय यानी अंत में ता प्रत्यय लगने से मूर्खता बन गया। समझ मूल शब्द है एक और इसके अंत में दार शब्दांश लगने से समझदार शब्द बन गया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए बच्चों, नीचे लिखे शब्दों के साथ उचित प्रत्यय का प्रयोग करते हुए नए शब्द बनाकर लिखिए। ये हमारे पास कुछ शब्द मूल शब्द दिए गए हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पर कोई शब्दांश यानी प्रत्यय जोड़ना है और प्रत्यय के बाद जोड़ने के बाद जो नया शब्द बनकर आएगा उसे हमें यहाँ पर लिखना है। तो ये हमारे पास कुछ मूल शब्द हैं, ये हमारे मूल शब्द हैं और ये हमारे प्रत्यय हैं और यहाँ हमें नया शब्द प्राप्त होगा। तो देखिए स्वर्ग, स्वर्ग एक मूल शब्द है। इसके पीछे यानी अंत में इये प्रत्यय जोड़ देने से हमें क्या प्राप्त होगा? ये देखिए स्वर्गीय, नया शब्द क्या प्राप्त हुआ हमें? स्वर्गीय। ठीक है बच्चों, अगला है उदार। उदार के आगे हम यदि ता प्रत्यय जोड़ दें तो हमें क्या प्राप्त होगा? उदारता। नया शब्द क्या बन जाएगा? उदारता। अब देखिए बूढ़ा, बूढ़ा के आगे अंत में आपा प्रत्यय लगाने से बुढ़ापा, बुढ़ापा। मूर्ख, मूर्ख के आगे या अंत में ता प्रत्यय लगाने से क्या नया शब्द बनेगा? मूर्खता। आगे देखिए प्रारंभ। प्रारंभ मूल शब्द के आगे या अंत में इक प्रत्यय लगाने से इक, तो क्या बन जाएगा? प्रारंभिक। प्रारंभिक, नया शब्द जो बना है वो क्या है? प्रारंभिक। गरीब,
गरीब के आगे ई प्रत्यय जोड़ने से क्या बनेगा? गरीबी। ये देखिए, गरीब के अंत में ई प्रत्यय जोड़ने से गरीबी क्या प्राप्त हुआ हमें? गरीबी। परिवार, परिवार के अंत में इक प्रत्यय जोड़ने से क्या बन जाएगा? पारिवारिक। पारिवारिक। स्त्री, स्त्री के अंत में तव प्रत्यय जोड़ने से स्त्रीत्व, नया शब्द जो प्राप्त होगा हमें वो क्या होगा? स्त्रीत्व। बच्चा, बच्चा के अंत में पन प्रत्यय जोड़ने से हमें प्राप्त होगा बचपन, नया शब्द प्राप्त होगा बचपन। स्वभाव, स्वभाव के अंत में इक प्रत्यय जोड़ने से हमें प्राप्त होगा स्वाभाविक। स्वाभाविक। ठीक है बच्चों, ये देखिए, जैसे ये रह गया है हमारा दार, ज। अगर हम इनमें से किसी के भी पीछे या अंत में इन्हें लगाएं तो इनसे कोई नया शब्द नहीं बन पा रहा है, तो हम वही प्रत्यय जोड़ेंगे, मूल शब्द के अंत में वही प्रत्यय जोड़ेंगे जिनसे एक नया शब्द हमें प्राप्त हो। और इसमें ध्यान दीजिए, जैसे ये है परिवार जमा इक, इसमें प के बाद आ की मात्रा जो लग गई है, इसका भी एक नियम है जो मैं आपको बताती हूं। तो देखिए बच्चों, अ से आरंभ होने वाले शब्दों को आ में बदल दिया जाता है। कोई भी शब्द जो अ से प्रारंभ होता है, अ से, जैसे ये प में अ छुपा हुआ है, प दो शब्दों से जुड़कर बनता है, प जमा अ, प। तो इसमें अ छुपा हुआ है, तो अभी बताया गया आपको कि अ से आरंभ होने वाले शब्दों को बड़े आ में बदल दिया जाता है, तभी परिवार जमा इक पारिवारिक। तो क्या बन गया? पारिवारिक। ऐसे ही स्वभाव, स्वभाव, इसमें भी इक प्रत्यय जुड़ने से स्वाभाविक। स्वाभाविक, इसमें स आधा है, व पूरा है जिसमें अ जुड़ा हुआ है, तभी व के बाद आ की मात्रा लगाई गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए मूल शब्दों में उचित प्रत्यय जोड़कर नया शब्द लिखिए। अब जैसे ये मूल शब्द दिया गया है, हमें इसके अंत में प्रत्यय जोड़ना है जिससे एक नया शब्द हमें प्राप्त होगा। तो आइए देखते हैं। तो देखिए बच्चों, जैसे ये है मूल शब्द चिल्ला, अगर हम इसके आगे आहट प्रत्यय यानी अंत में हम इसके आहट जोड़ दें तो हमें क्या प्राप्त होगा? चिल्लाहट। नया शब्द क्या बन जाएगा? चिल्लाहट। आगे देखिए, चढ़, मूल शब्द क्या दिया गया है? चढ़। इसके अंत में यदि हम ना प्रत्यय जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? चढ़ना। चढ़ना। दया, दया दिया गया मूल शब्द, इसके अंत में हम यदि आलू प्रत्यय जोड़ दें, आलू, तो हमें क्या प्राप्त होगा? दयालु। दयालु। अब देखिए अगला मूल शब्द उड़। उड़ में हम यदि आन प्रत्यय अंत में उसके जोड़ दें तो हमें क्या प्राप्त होगा? उड़ान। अगला है सज। सज में के अंत में यदि हम आवट जोड़ दें, आवट प्रत्यय जोड़ दें
तो हमें क्या प्राप्त होगा? सजावट। तो क्या नया शब्द बन गया हमारा? सजावट। देखिए दोबारा, चिल्ला जमा आहट, चिल्लाहट। चढ़ जमा ना, चढ़ना। दया जमा आलू, दयालु। उड़ जमा आन, उड़ान। सज जमा आवट, सजावट। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। हमारा अगला प्रश्न है, नीचे लिखे प्रत्ययों में उचित शब्द जोड़कर नया शब्द लिखिए। ये हमें कुछ प्रत्यय दिए गए हैं, इसके आगे हम मूल शब्द लगाएंगे तो हमें एक नया शब्द प्राप्त होगा। तो जैसे हमें ये इक प्रत्यय दिया गया है, तो हम इसके आगे समाज, यदि समाज जोड़ दें तो हमें क्या शब्द प्राप्त होगा? नया शब्द सामाजिक। इसी तरह हम इक के आगे दिन भी जोड़ सकते हैं, दिन जमा इक, तो क्या बन जाएगा? दैनिक। आगे बढ़ते हैं, अगला आउ प्रत्यय दिया गया है, उसके आगे यदि हम टिक मूल शब्द जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? टिकाऊ। तो नया शब्द क्या बन जाएगा? टिकाऊ। अब आगे अगला प्रत्यय है ई, बड़ी ई। तो इसके आगे यदि हम उपकार, उपकार मूल शब्द जोड़ दें तो हमें क्या प्राप्त होगा? उपकारी। या हम गरीब भी जोड़ सकते हैं, गरीब जमा ई, गरीबी। ठीक है बच्चों। अब आहट, अगला प्रत्यय है आहट। इसके आगे यदि हम जोड़ दें घबरा तो क्या बन जाएगा? घबराहट। नया शब्द क्या बन जाएगा? घबराहट। अब अगला प्रत्यय हमें दिया गया है इला, बड़ी ई और ला। तो इसके आगे हम यदि सुर मूल शब्द जोड़ दें तो नया शब्द बन जाएगा सुरीला। क्या बनेगा? सुरीला। अगला प्रत्यय है इन। इन के आगे यदि हम सुनार, सुनार मूल शब्द जोड़ दें तो हमें क्या प्राप्त होगा? सुनारिन। इसमें ध्यान दीजिए बच्चों, जैसे ये सुर जमा इला, ये बड़ी ई थी, तो यहाँ जो नया शब्द बना तो र पे बड़ी ई की मात्रा आएगी। और ये देखिए सुनार जमा इन, ये छोटा ई है, तो र पे छोटी ई की मात्रा आएगी। ठीक है बच्चों। अगला प्रत्यय है आई। आई के आगे यदि हम बुरा मूल शब्द जोड़ दें तो बन जाएगा बुराई, बुराई। और अगला प्रत्यय है कार। इसके आगे यदि हम कला, कला जोड़ दें मूल शब्द तो हमें प्राप्त होगा कलाकार। इसी तरह हम कथा प्लस कार, कथाकार भी बना सकते हैं। रचना जमाकार, रचनाकार। ऐसे ही अनेक शब्दों की रचना की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग, मूल शब्द व प्रत्यय अलग अलग करके लिखिए। ये कुछ शब्द दिए गए हैं, ये उपसर्ग का कॉलम है, ये मूल शब्द का और ये प्रत्यय का। अब देखिए, जैसे हमारा पहला शब्द है कुपुत्र। अब ये देखिए, ये पुत्र तो एक मूल शब्द है, तो वो यहां आ जाएगा पुत्र मूल शब्द के कॉलम में। और कु जो है पुत्र के आगे लगा है, शुरू में लगा है, तो ये उपसर्ग हुआ। तो कु हमारा क्या हुआ? उपसर्ग। अब अगला शब्द देखिए, लिखावट, लिखावट। अब यदि हम लिख, लिख हमारा एक मूल शब्द है। क्या है? मूल शब्द। अब इसके अंत में लगा है आवट, आवट लगा है, तो वो हमारा अंत में जो लगते हैं वो क्या होते हैं? प्रत्यय। जो मूल शब्द के अंत में लगते हैं वो प्रत्यय होते हैं, तो वो प्रत्यय के कॉलम में आएगा आवट, लिखावट।
अब अगला शब्द देखिए, पुरुषत्व, पुरुष जमा तव से बना है ये। तो पुरुष कहाँ आएगा? ये पुरुष जो है एक मूल शब्द है। क्या है? एक मूल शब्द, और इसमें तव, तव प्रत्यय जुड़ा है। पुरुष के अंत में लगा है तव, तो वह प्रत्यय के कॉलम में आएगा। अगला देखिए, भर पेट, भर पेट, पेट जो है एक मूल शब्द है, और पेट के आगे भर उपसर्ग लगा है, क्योंकि जो शब्द मूल शब्द के शुरू में लगते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। भर पेट। अगला देखिए, प्रतिक्रिया, क्रिया जो है वह हमारा एक मूल शब्द है। क्रिया एक मूल शब्द है, और इसके शुरू में प्रति उपसर्ग जुड़ा हुआ है, प्रति उपसर्ग जुड़ा हुआ है। कुछ और भी शब्द हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए कुछ और भी शब्द दिए गए हैं। कृपालु। अब इसमें देखिए, कृपा, कृपा जो है अगर हम इसे तोड़ें तो कृपा जमा आलू बनेगा। कृपा एक मूल शब्द है, और उसके अंत में आलू प्रत्यय जुड़ने से क्या बन गया? कृपालु। नैतिक, नैतिक एक शब्द दिया गया है। इसमें देखिए, इसे यदि हम अलग अलग करते हैं तो क्या बनेगा? नीति, नीति एक मूल शब्द है, और इसके अंत में इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो ये नैतिक का नीति इक कैसे बना, मैं आपको बताती हूं। देखिए बच्चों, जो भी शब्द जो है वो यदि छोटी ई से, बड़ी ई से और छोटी ए से शुरू होंगे तो उनके अंत में इक प्रत्यय लगने से उसका बड़ा ए बन जाएगा। ठीक है, ये देखिए, जैसे ये शब्द था नीति, मूल शब्द हमारे पास नीति है, तो ये बड़ी ई से शुरू है, तो इसका ए बन गया, बड़ी ए बन गया। तो ये इसका एक नियम है कि जो भी शब्द छोटी ई, बड़ी ई और छोटी ए से शुरू होंगे और उनके अंत में इक प्रत्यय लगने से उनका बड़ा ए में परिवर्तन हो जाएगा, बड़ा ए में परिवर्तन हो जाएगा। तो इसी से ये नीति जमा इक से नैतिक बना है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। उपकार, उपकार, कार एक मूल शब्द है और उसके शुरू में उपसर्ग लगा हुआ है। चमकीला, ये देखिए, ये चमकीला, चमक जो है एक मूल शब्द है और इसके अंत में इला, इला प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो क्या बन गया? चमकीला। तो देखिए बच्चों, जो किसी मूल शब्द के शुरू में लगते हैं, यानी शुरू में लगते हैं, आगे लगते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं, और जो मूल शब्द के पीछे यानी अंत में लगते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये बच्चों हमारे कुछ उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित प्रश्न थे। अब आगे कुछ अन्य प्रकार के प्रश्न हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। ये हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग कीजिए। अनुनासिक चिन्ह वे होते हैं जिनमें चंद्र बिंदु लगा होता है। ठीक है, तो बांसुरी, बांसुरी दिया हुआ है, बांसुरी, तो हम कहां पर अनुनासिक चिन्ह लगाएंगे? बांसुरी, बांसुरी। गांव दिया हुआ है तो गांव, गांव। महंगी, महंगी। जहां पर भी इसकी अनुनासिक चिन्ह की साउंड आ रही है वहीं पे हम इसे लिखेंगे, लगाएंगे। सास दिया हुआ है, सास, तो यहां पर हम बिल्कुल बीच में, तो क्या बन जाएगा? सांस। आगे देखिए, दांत, तो चंद्र बिंदु लगाने से क्या बन जाएगा? दांत।
कहा, कहाँ, कहा से कहाँ, चंद्र बिंदु लगने से कहाँ। चांदनी, 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 चांदनी। मुंह, मुंह। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा प्रश्न जिसमें हमें अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग करना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में उपयुक्त स्थान पर उचित विराम चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, हमें इनमें पढ़कर उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाना है। जैसे पहला वाक्य है, मधुकर ने कहा मैंने अब कनाडा में बसने का निश्चय कर लिया है। तो मधुकर ने कहा, कहा के बाद जैसे जब कोई बात कहता है तो उसके बाद हम अल्प विराम लगाएंगे और यहाँ से उद्धरण चिन्ह, इसे उद्धरण चिन्ह कहते हैं, ये शुरू होगा, मैंने अब कनाडा में बसने का निश्चय कर लिया है। तो यहाँ पर हम विराम चिन्ह लगा देंगे और उसके बाद उद्धरण चिन्ह को बंद कर देंगे। अगला वाक्य है, सुजाता, मानसी, अंकिता, रश्मि और देवांशी अच्छी सखियां हैं। यहाँ पर कुछ सखियों के नाम दिए गए हैं, जैसे लड़कियों के नाम है ये, सुजाता, मानसी, अंकिता, रश्मि और देवांशी। तो हम सुजाता के बाद अल्प विराम लगाएंगे, फिर मानसी के बाद अंकिता, रश्मि और देवांशी के बीच में और शब्द दिया गया है तो हम यहाँ पर कोई विराम चिन्ह नहीं लगाएंगे। अच्छी सखियां हैं, इसके बाद ये वाक्य खत्म हो चुका है तो यहाँ पे हम विराम चिन्ह लगा देंगे। आहा, हलवा खाकर मजा आ गया। आहा, इस शब्द के आगे हम विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाएंगे और फिर हलवा खाकर मजा आ गया। यहाँ पर ये वाक्य गया पर खत्म हो चुका है तो यहाँ पे हम विराम चिन्ह लगा देंगे। ऐसे और भी कई शब्द हैं जिनके बाद हम विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं, जैसे हाय, अरे, ओह, अच्छा। इस शब्दों के आगे हम विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं। अगला वाक्य देखिए, माँ ने क्रोधित होकर पूछा, इतनी रात गए कहाँ जा रहे हो। माँ ने क्रोधित होकर पूछा, तो इसके बाद हम अल्प विराम लगाएंगे और यहाँ से उद्धरण चिन्ह हमारा शुरू होगा कि इतनी रात गए कहाँ जा रहे हो। तो ये प्रश्न पूछा है, माँ ने पूछा, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे और उसके बाद उद्धरण चिन्ह को बंद कर देंगे। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए। ये पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं, ये स्त्रीलिंग लिंग दिए गए हैं। देखिए, हमारा पुल्लिंग शब्द है आचार्य, तो इसे हमने स्त्रीलिंग में परिवर्तित करना है। तो आचार्य का क्या बनेगा, आचार्या, आचार्या। ठीक है, हमारा आगे स्त्रीलिंग दिया गया भवदिया, भवदिया का भवदीय, पुल्लिंग क्या होगा, भवदीय। अब ये देखिए, नायक, पुल्लिंग है नायक, तो इसका हमें स्त्रीलिंग में परिवर्तन करना है तो क्या बनेगा, नायिका। ठीक है, अगला देखिए, स्वामी, पुल्लिंग शब्द है स्वामी, तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, स्वामिनी, स्वामिनी। अब ये स्त्रीलिंग शब्द दिया गया है कवयित्री, तो इसका पुल्लिंग होगा कवि, कवि का क्या होगा स्त्रीलिंग, कवयित्री। तो इसे बच्चों आप ध्यान से देखिएगा, इसे लिखने में बच्चे काफी बार गलती करते हैं, तो आप ये गलती मत कीजिएगा। कवि का कवयित्री, आप ध्यान से पढ़िएगा, कवयित्री। अगला देखिए, विदुषी, विदुषी हमारे पास स्त्रीलिंग शब्द दिया गया है, तो विद्वान का क्या होगा, विदुषी, विद्वान, पुल्लिंग विद्वान और उसका स्त्रीलिंग विदुषी। आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित वाक्यों को कोष्टक में दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप से पूरा कीजिए। यहाँ देखिए, ये वाक्य दिए गए हैं हमें, ये कुछ, और यहाँ पर कोष्टक में कुछ शब्द दिए गए हैं। हमें इनसे बहुवचन रूप से इन वाक्यों को पूरा करना है। जैसे ध्रुव, पहला है ध्रुव बाजार से 1 किलो डैश लाया, तो संतरा दिया गया है, तो संतरा का क्या बन जाएगा? बहुवचन संतरे। ठीक है, आगे देखिए, डैश सब लोग सभा के लिए चले गए, ये दिया गया है हमारे पास, वह, कोष्टक में दिया गया वह, तो वह का बहुवचन होगा वे सब लोग सभा के लिए चले गए। आगे देखिए, सभी बच्चों ने सुंदर डैश लिखी, ये हमें दिया गया है कविता, कविता का बहुवचन क्या होगा? कविताएं, सभी बच्चों ने सुंदर कविताएं लिखी। अगला है माली ने मैदान की डैश काट दी, तो हमें झाड़ी का बहुवचन में परिवर्तन करना है, तो माली ने मैदान की झाड़ियां काट दी, झाड़ियां काट दी। आगे देखिए, देखते देखते 6 डैश बीत गए, महीना, तो महीना का बहुवचन क्या होगा? महीने, महीने। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे एक वचन से बहुवचन में बदलना। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में मोटे काले सर्वनाम शब्दों के भेद लिखिए। ये देखिए, ये जो काले अक्षर में शब्द दिए गए हैं, हमें इन सर्वनाम शब्दों के भेद लिखने हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो बच्चों, आप पहले मैं आपको बताती हूँ कि सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। जो शब्द सबके नामों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। और सर्वनाम जो है, जैसे राधा है, राधा नाम की एक लड़की है, राधा क्या है? एक संज्ञा शब्द है। और राधा के लिए यदि हम वह शब्द प्रयोग करते हैं तो वह जो क्या है, वह क्या है? एक सर्वनाम है। ठीक है, जैसे राधा एक अच्छी लड़की है, तो राधा क्या है? एक संज्ञा शब्द है, और राधा की जगह यदि हम वह का प्रयोग करें, वह एक अच्छी लड़की है, तो वह क्या होगा? वह सर्वनाम शब्द होगा। और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक, और छठा निजवाचक सर्वनाम। तो ये कुल सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो आइए उसी के आधार पर हम इन प्रश्नों को करते हैं। पहला दिया गया है, बाहर कोई आया है। कोई, इसमें हमें यह नहीं पता कि कौन आया है, तो ये निश्चित नहीं है, तो ये कौन सा सर्वनाम होगा? अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक, इसमें हमें ज्ञात नहीं है कि कौन आया है। ठीक है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला देखिए, गिलास किसने तोड़ा, और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया। तो किसने, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि किसने गिलास तोड़ा है, तो ये कौन सा सर्वनाम का भेद है? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आगे देखिए, वह तुम्हें स्वयं सब बता देगा। स्वयं, स्वयं यहाँ पे स्वयं के लिए, खुद के लिए प्रयोग किया गया है। तो जहां पर खुद के लिए प्रयोग किया जाता है तो वह निज होता है, निजवाचक।
तो वो कौन सा सर्वनाम का भेद है? निजवाचक सर्वनाम। देखिए आगे देखिए, अरे आप कब आए। अब इसमें देखिए कि जब भी कोई बोलने वाला जो कि बोल रहा है वह सुनने वाले और पढ़ने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, मेरा, तेरा, तुम्हारा, सॉरी इसमें मेरा नहीं आएगा, तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, तुझको, तुमको, आपको, अपने आदि। तो वे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें अरे आप कब आए, तो यहाँ पे आप का प्रयोग किया गया है, यानी किसी मध्यम पुरुषवाचक का प्रयोग किया गया, मध्य पुरुष का प्रयोग किया गया है। तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। ध्यान दीजिए, आप का जो प्रयोग है या तो स्वयं के लिए होता है यानी निजवाचक के रूप में हो सकता है, या फिर किसी को आदर प्रदान करने के लिए या मध्यम पुरुष के लिए हो सकता है। जैसे आइए आप यहाँ बैठिए, आप यहाँ बैठिए, यहाँ पे उनसे आदर दिया जा रहा है। और यहाँ पे भी ऐसे ही अरे आप कब आए, किसी को आदर पूर्वक संबोधित किया जा रहा है, तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। अगला देखिए, जो अपना कार्य पूरा कर लेगा वही खेलने जाएगा। अब इस वाक्य में देखिए, जब किसी दो शब्दों को, जिन सर्वनाम शब्दों से दो भिन्न बातों का संबंध प्रकट होता है उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसमें देखिए, जो अपना कार्य पूरा करेगा, तो यहाँ पर ये वाक्य खत्म नहीं हो जाता कि जो अपना कार्य पूरा कर लेगा वही खेलने जाएगा। तो जो का वही के साथ, कि जो अपना कार्य पूरा कर लेगा सिर्फ वही खेलने जाएगा, तो यहाँ पर जो और वही का एक संबंध दर्शाया गया है। तो ये संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। इसके और भी अन्य उदाहरण हैं, जैसे को तैसा, जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। तो इसके कई उदाहरण हैं संबंधवाचक सर्वनाम के। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा अभ्यास सागर का ये तीसरा पाठ जो है वह खत्म होता है। हमने इस पाठ के सभी प्रश्न कर लिए हैं। तो आशा करती हूँ आपको अच्छे से ये प्रश्न सभी समझ में आए होंगे। यदि आपको अच्छे से समझ में नहीं आए हैं तो आप दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं, और अगली वीडियो में हम पहले दो पाठ, अभ्यास सागर के पहले दो पाठों का अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।